एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खी। और अब खबरें विस्तार से। एचएनएलसी ने वीपीपी चीफ आर्डन बसायमोड को चेतावनी दी। बैंड संगठन न्योत्रब नेशनल लिबरेशन काउंसिल एचएनएलसी ने विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी वीपीपी के अध्यक्ष और नोंगक्रेम एमएलए आर्डन बसायमोड को कठोर चेतावनी जारी की है। एचएनएलसी ने बसायमोड से कहा है कि वे अपने आप को ब्लेखंडो यानी धरती का भगवान समझकर व्यवहार करना बंद करें। ये चेतावनी खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मामलों में एचएनएलसी के कथित हस्तक्षेप को लेकर चल रहे तनाव के बीच आई है। एचएनएलसी के जनरल सेक्रेटरी सनकुपर नोंगत्राव ने संगठन के कदमों का बचाव करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा करना उनका अधिकार है। मिलिटेंट संगठन ने केएचएडीसी के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें सौरा के एक्टिंग चीफ की नियुक्ति की गई, जबकि माररेमडोर सीएम को स्थायी रूप से कंफर्म नहीं किया गया। एचएनएलसी ने आरोप लगाया कि ये पारंपरिक खासी शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप है। एचएनएलसी ने यह भी आरोप लगाया कि एक्टिंग चीफ मिंजुर लंगमजाओ, जो वीपीपी का कार्यकर्ता है, उन्होंने हिमा सौरा से जुड़े कई महत्वपूर्ण केएचएडीसी फैसलों को प्रभावित किया। ईडी ब्लास्ट आरोपियों से संबंध होने से एचएनएलसी का इनकार। एचएनएलसी ने ईस्ट जॉइंट हिल्स के धार कंपनी परिसर में 15 दिसंबर को हुए आईईडी ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार 2 व्यक्तियों से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। इस ब्लास्ट में एक वाटर टैंकर को नुकसान पहुंचा था, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने मामले में शिम्पलोंग के 2 निवासियों को गिरफ्तार किया है। एचएनएलसी का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोग उसके सदस्य नहीं है और पुलिस उसके कार्य के परिवार वालों को परेशान कर रही है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस एक पॉक्सो आरोपी को ब्लास्ट से जोड़कर उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी विश्वसनीय सबूतों के आधार पर की गई है और जांच अभी जारी है। बांग्लादेश में अशांति के बीच मेघालय बॉर्डर पर हाई अलर्ट। बांग्लादेश में चल रही अशांति के चलते मेघालय बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शिलोंग के ऊपर चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ते देखे गए। डिफेंस सोर्सेज ने इसे रूटीन एक्सरसाइज बताया है। असम और त्रिपुरा में सेना की टुकड़ियों को पुनः तैनात किया गया है, जबकि बीएसएफ 443 किलोमीटर लंबी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर सतर्क है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नदियों और कम विजिबिलिटी वाले रास्तों से अवैध घुसपैठ की संभावना की चेतावनी दी है। बीजेपी नेता तरीक रहमान ने बांग्लादेश में एकता का आह्वान किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरपर्सन तरीक रहमान ने कहा है कि बांग्लादेश के लोग अपने अधिकारों को वापस पाने और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने पहाड़ों और मैदानों के सभी समुदायों से एकजुट होकर एक सुरक्षित, समावेशी और लोकतांत्रिक बांग्लादेश के पुनर्निर्माण का आह्वान किया। কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায়, তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। বাংলাদেশের মানুষ চায় তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার পাবে। প্রিয় ভাই বোনেরা, আজ আমাদের সময় এসেছে সকলে মিলে দেশ গড়ার। এই দেশে যেমন পাহাড়ের মানুষ আছে, এই দেশে একইভাবে সমতলের মানুষ আছে। এই দেশে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। আমরা চাই সকলে মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমরা, যেই বাংলাদেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন, অর্থাৎ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলাদেশে একজন নারী, একজন পুরুষ, একজন শিশু যেই হোক না কেন
নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে নিরাপদে ইনশাআল্লাহ ঘরে আবার ফিরে আসতে পারে। প্রিয় ভাই বোনেরা, এই দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, 4 কোটিরও বেশি তরুণ প্রজন্মের সদস্য, 5 কোটির মতন শিশু, 40 লক্ষের মতন প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছেন, কয়েক কোটি কৃষক শ্রমিক রয়েছেন। এই মানুষগুলোর একটি প্রত্যাশা আছে এই রাষ্ট্রের কাছে, এই মানুষগুলোর একটি আকাঙ্ক্ষা আছে এই দেশের কাছে। कंबोडिया में हिंदू देवी की प्रतिमा तोड़ने पर भारत का विरोध। भारत ने कंबोडिया में एक हिंदू देवी की प्रतिमा तोड़ने की घटना की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि ये कार्रवाई थाई सेना द्वारा की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कृत्य विश्व भर के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया दोनों से विवाद को बातचीत और राजनयिक तरीकों से सुलझाने की अपील की है। प्रतिमा तोड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। भारत में 2 नई एयरलाइंस को मंजूरी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 2 नई एयरलाइंस अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की शंख एयर भी 2026 तक अपनी सेवा शुरू कर सकती है। सरकार का उद्देश्य देश की तेज गति से बढ़ते एविएशन मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना है, जहां अभी इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप का प्रभुत्व है। भारत ने बे ऑफ बंगाल में अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत से K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है और ये न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये परीक्षण भारत की समुद्री न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता को और मजबूत करता है। मोबाइल टिकट पर रेलवे का नियम सख्त। इंडियन रेलवेज ने टिकटिंग नियमों में बदलाव किया है। नए सिस्टम के तहत कुछ सिचुएशंस में मोबाइल फोन पर दिखाए गए टिकट्स को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्री सुरक्षा बढ़ाना, डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाना और ट्रांसपेरेंसी सुधारना है। उन्नाव रेप केस सर्वाइवर ने सुरक्षा के लिए रिलोकेशन मांगा। उन्नाव रेप केस की सर्वाइवर ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कांग्रेस शासित राज्य में रिलोकेशन की मांग की है। ये मामला फिर से तब उठा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व बीजेपी MLA कुलदीप सेंगर की लाइफ सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया। सर्वाइवर ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कि उसी जगह सर पटक के मैं मर जाऊं जज साहब के सामने ही। जज साहब एक विक्टिम को ना देखते हुए जजमेंट सुनाया है, विक्टिम को नहीं देखा और जजमेंट सुना दिया। तो मैं भी एक देश की बेटी हूँ, मुझे न्याय दिया जाए। मुझे प्राइम मिनिस्टर, मुझे द्रौपदी मुर्मू मैम से मिलाया जाए ताकि वो भी एक महिला है, महिला का दर्द सुने। नहीं तो मुझे मरने में मजबूर किया जा रहा, तो मुझे इच्छा मृत्यु की वो दवा दे दी जाए ताकि हम लोग मर जाए सारे लोग। और अगर आरोपी को बाहर ही निकालना है तो हमें सेव करने के लिए मुझे जेल में कर दिया जाए ताकि हम उनके उस पे सजा काट लेंगे। वो बाहर आए तो मैं उनकी उस पे सजा काट लूंगी, लेकिन हम सेव तो रहेंगे अंदर। दाल रोटी तो मिलेगी, बेरोजगार रहेंगे, दाल रोटी तो मिलेगी वहाँ पे अगर उनको बाहर किया जा रहा। जब सर इनकी बेल कैंसिल होगी तभी मेरे आंसू रुकेंगे, तभी मेरे बच्चे खाना खाएंगे, नहीं वरना खाना नहीं खाएंगे। सर मेरे वकील जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मेरे वकील ने साइन करा लिया विक्टिम पे, हम पे भी साइन करा रखा है। वकील भी काल बुलाई नहीं, सर आना पड़ेगा। वकील अपना जारी रहेंगे, अपना उनका काम जारी रहेगा, मेरा काम जारी रहेगा।
हम न्याय खातिर बहुत जाएंगे, हमको न्याय का भरोसा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा सर। हमारे चाचा को अभी भी धमकी मिल रही है, हमारे चाचा को तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुलदीप सेंगर को छोड़ रहे हैं, जो हमारे परिवार के साथ इतना सब कुछ गलत किया, जो हमारे पिता को मार दिया, जान से मार दिया, उनको बरी कर दिया, उनको बाहर निकाल रहे हैं। 2025 में बड़े टैक्स रिफॉर्म्स लागू। भारत ने 2025 में अपनी टैक्स व्यवस्था में बदलाव किए हैं। जीएसटी दरों में तेज कटौती और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ा दी गई है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा। इन सुधारों के उद्देश्य घरेलू डिमांड बढ़ाना और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। Previous assessment year, sir, 23-24 till December 30. असम सीएम ने अवैध विदेशियों को निकालने का आदेश दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिला प्रशासन को तुरंत उन लोगों को देश से बाहर करने का निर्देश दिया जो विदेशी घोषित हो चुके हैं या संदिग्ध पाए गए हैं। पुलिस और बीएसएफ को तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। Invoke Illegal Immigrants Expulsion Act. So now our DCs has been instructed that any person who you feel they are suspicious, any person who has been declared foreigners by the tribunal, we should immediately issue expulsion order, and police will take or BSF will take action to send them back to Bangladesh. So the rising of what is the atrocities incidents against the Hindus in the Bangladesh? I have already spoken about this very clearly. You can pick up my comments because I have already spoken it at length. थैंक यू सर। भारत टैक्सी सर्विस जल्द होगी लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि जल्द ही भारत टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत मुनाफा सीधा ड्राइवर्स के साथ शेयर किया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मित्रों, आज मैं एक और बात कर जाता हूं। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ड्राइवरों का है, ऑटो चालकों का है, और अब नया जमाना भी आया है। मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल को टैक्सी बनाने वाले युवा भी निकले हैं। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे रोजगार की कई नई क्षितिजें हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ लिए खुलेगी। सिर्फ मुनाफा मिलेगा इतना नहीं, इनकी इंश्योरेंस की व्यवस्था, इनकी टैक्सी पर एडवर्टाइज की ऑर्गेनाइज व्यवस्था, और ये सारा मुनाफा भी अंततोगत्वा उनके पास जाएगा। ग्राहक की भी सुविधा बढ़ेगी और टैक्सी ड्राइवर समृद्ध भी होगा। ये भारत सहकारिता टैक्सी बहुत कम समय में आने वाली है, और मुझे विश्वास है देखते देखते ये भारत की नंबर 1 टैक्सी चलाने वाली कंपनी बन जाएगी, इसका मुझे विश्वास है। आइए डालते एक नजर कुछ और खबरों पर।
Bangladesh is far more dependent on India than its rhetoric suggests. Official data shows electricity imports from India have risen nearly 70% this year. Today, around 17% of Bangladesh's daily power consumption comes directly from India, with existing agreements allowing imports of up to 3,000 megawatts. As Bangladesh struggles with financial stress and energy shortages, any attempt to escalate tensions with New Delhi could have immediate consequences. For Dhaka, political provocation risks plunging the country into darkness. Researchers at IIT Delhi have developed an innovative mosquito-repellent washing detergent that turns clothes into a mosquito shield. The detergent works during regular washing and makes fabrics unattractive to mosquitoes by interfering with their smell and taste receptors. As a result, mosquitoes avoid landing on treated clothes, significantly reducing the risk of bites. Unlike sprays or creams that offer short-term protection, this solution provides long-lasting defense that refreshes with every wash, without changing daily habits. The technology was tested using the standard hand-in-cage method, where fabric-covered hands were exposed to mosquitoes. The results showed a sharp drop in mosquito landings on clothes washed with the detergent. Researchers say clothing is often the first surface mosquitoes encounter, and preventing them from settling on fabric greatly lowers bite risk. The team has already filed a patent and believes the innovation could offer an easy, scalable solution against mosquito-borne diseases like malaria, dengue, and chikungunya. जैसा कि अभी तक की प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि ये तीनों मूल रूप से म्यांमार बर्मा के निवासी हैं जो 2017 में प्रवेश किए हैं। अभी तक आपने कितनी जांच संपर्क किया है? हम लोगों ने इसकी तत्काल सूचना दी थी, आईवी को दी थी। राजकीय रेल पुलिस हमारे साथ में ही है मौजूद, और इसके अलावा एटीएस, आर्मी इंटेलिजेंस, एलआईयू एजेंसियों ने इसमें पूछताछ और जांच कर रही है। इसमें तीनों 30 वर्ष से कम के हैं। हाँ, इन्होंने बताया कि ये बांग्लादेश से आसाम आए थे। आसाम से ये इन्होंने ट्रेन पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति के द्वारा ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। ये किस तरह से बॉर्डर पार किया कुछ? हाँ, नहीं, अभी ये इस बात में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है कि ये किस तरीके से बॉर्डर पार किए हैं। इस पे अभी जांच की जा रही है। नेक्स्ट अरावली मॉडल भी सामने आ गया। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है गुड़गांव। यहां पर एक गांव में 127 कुएं एक ही रात में सूख गए। लोगों ने सोचा सूखा पड़ा होगा, लेकिन जब जमीन के नीचे 300 फीट पर बोरिंग मशीन की आवाजें आने लगी तब पता चला कि यह सूखा नहीं है, लूट है, लूट की गई। सुनिए क्या हो रहा है। अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने के बाद अब भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट की नजर आपके घर के नीचे दबे पानी पर है, और इस बार सरकारी मुहर लगी है उनके हर कदम पर। इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2019 के बाद भारत में वाटर पॉलिसीज में ऐसे बदलाव हुए जिनसे नदी के किनारे की हजारों एकड़ जमीन प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई। कैसे आपके शहर का ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 3 मीटर गिर रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट टावर्स के लिए अनलिमिटेड पानी मिल रहा है। यह जल चोरी है, और यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, यह पूरे भारत का भविष्य है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह बड़ी डरावनी कहानी है। पहला सवाल, पानी पर किसका हक है? 1970 में इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पानी सबका है, इसे बेचा नहीं जा सकता। उस वक्त भारत की सभी नदियां, तालाब और ग्राउंड वाटर्स पूरी तरह पब्लिक प्रॉपर्टी थे। लेकिन 1990 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तब धीरे धीरे एक नया कॉन्सेप्ट आया, वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पानी को फ्री देना वेस्टेज है, इसे कॉमर्शियल रिसोर्स बनाओ। ठीक, और भारत ने इसको सुन लिया। भारत ने क्या, भारत के कुछ लोगों ने। पहला झटका 2000 में शुरू हुई असली गेम। 2002 में तमिलनाडु ने एक कानून बनाया, ग्राउंड वाटर को प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। मतलब अगर आपके घर के नीचे पानी है तो वो आपका है। सुनने में अच्छा लगेगा आपको, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है।
अगर एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और एक बिल्डर के पास 200 एकड़, तो दोनों का राइट टू एक्सट्रैक्ट वाटर बराबर है? नहीं। बिल्डर के पास इंडस्ट्रियल बोरवेल है, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है और सबसे जरूरी सरकारी एनओसी है। तो इसका असर क्या होगा? किसान का हैंडपंप 50 फीट तक सूख जाएगा क्योंकि बगल में बिल्डर ने 500 फीट बोरिंग करा ली है, वहां से पानी निकाल रहा है, 200 फीट, 300 फीट। दूसरा झटका, रिवर रेगुलेशन का ड्रामा करने लगी है सरकार। भारत में सभी मेजर रिवर्स पर रिवर बोर्ड एक्ट 1956 लागू था। इसका मतलब था कि नदी के किनारे कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन थी। ठीक, सरकार ने क्या किया? 2016 में एक चुपचाप अमेंडमेंट आया, किसी को नहीं पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अमेंडमेंट था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नदी के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं डेवलपमेंट के नाम पे। यह वही समय था जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यमुना एक्सप्रेसवे पे मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस हुए। देख लीजिए, कोइंसिडेंस तो नहीं है ये। तीसरा झटका, 2019 का जल जीवन मिशन, बहुत चर्चा, इस पर मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड स्टोरी कर रहा हूं बहुत जल्द। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया, कहा कि हर घर जल पहुंचेगा, हर घर नल और जल। लेकिन इसी मिशन के साथ एक क्लॉज जुड़ा हुआ था, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। खेल यही था, मतलब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वाटर एक्सट्रैक्शन और ट्रीटमेंट में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिलनी चाहिए। अकेला गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? और फिर क्या हुआ? अगले 3 सालों में 12 राज्यों में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिले। नाम वही पुराने चेहरे, अडानी, रिलायंस, टाटा और कुछ फॉरेन कंपनीज। ठीक, कैग रिपोर्ट है ये जल जीवन मिशन 2022 की। अब इसमें हुआ ये, जो बड़ा खेल हुआ वो ये, असली खेल जो आपको जानना चाहिए, जब आप पानी को रिसोर्स बना देते हैं तो वो कमोडिटी बन जाता है और हर कमोडिटी को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज, सप्लाई पर कंट्रोल हो, पानी कहां से आएगा। दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल हो, पानी किससे मिलेगा। तीसरी चीज, प्राइसिंग पर कंट्रोल हो, पानी की कीमत कौन तय करेगा। ठीक, और भारत में ये तीनों धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। पहला पॉइंट, सप्लाई पर कंट्रोल, द ग्राउंड वाटर गेम किसका है? भारत का 60% पानी ग्राउंड वाटर से आता है, 60%। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है 60% का खेल। गुरुग्राम, डीएलएफ और दूसरे जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने 2015 से 23 के बीच 40,000 से ज्यादा बोरवेल डाले और रिजल्ट क्या हुआ? वाटर लेवल जो था वो 300 फीट से गिरकर 800 फीट तक पहुंच गया कुछ जगहों पे। बेंगलुरु में आईटी कॉरिडोर्स के पास ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतना हो रहा है, इतना हो गई कि आसपास के 200 लेक सूख गए, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में स्विमिंग पूल भरे हुए हैं। ये सब सरकारी रिपोर्ट्स बता रहा हूं मैं। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्लेमिनेशन हुई, उससे कोस्टल एक्विफायर में सॉल्ट वाटर घुस गया। अब लाखों लोगों का पीने का पानी खारा हो रहा है। यह भी सरकारी रिपोर्ट है। ये तीनों शहर एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं, जहां मेगा प्रोजेक्ट आए वहां पानी को अवेलेबिलिटी, उनकी उस पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई। पॉइंट 2, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल, द टैंकर माफिया। आप किसी भी शहर में रहते हो, बिना पानी बाहर से ही मंगाना पड़ता है। जब नल से पानी नहीं आता तो क्या करते हैं? आप प्राइवेट वाटर टैंकर बुलाते हैं। भारत के शहरों में वाटर टैंकर इंडस्ट्री का साइज पता है कितने का है? नंबर ध्यान से देखिए, 15,000 करोड़। 15,000 करोड़। अब सवाल यह है कि ये टैंकर भरते कहां से हैं? जवाब, वही नदियां और बोरवेल जहां से पब्लिक सप्लाई आनी चाहिए थी। दिल्ली में एक इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि 70% वाटर टैंकर गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसोर्स से नहीं बल्कि इलीगल बोरवेल से भरे जा रहे हैं। और इन बोरवेल के मालिक कौन है? बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स। दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट है ये। और ये वही मॉडल है जो माइनिंग में चला, पहले लीगल माइनिंग बंद करो, फिर इलीगल माइनिंग को फ्लरिश कर दो और फिर उसमें अपना कट डाल दो। तीसरा पॉइंट, प्राइसिंग पर कंट्रोल। ये सबसे खतरनाक है। ये कौन करेगा? अभी तक भारत में पानी की प्राइसिंग रेगुलेटेड थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पानी का रेट क्या होगा। ठीक, लेकिन पिछले 5 सालों में 8 राज्यों में वाटर प्राइसिंग को मार्केट बेस्ड बनाने की बात की गई है। इसका अर्थ आप जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब यह है, अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगी और डिमांड हमेशा बढ़ेगी ही, क्योंकि सप्लाई को आर्टिफिशियली कम रखा जा रहा है। यह वही मॉडल है जो इलेक्ट्रिसिटी में हुआ। पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हुई, फिर रेट्स आसमान छूने लगे। आप करते रहिए जो आपको करना है। अब सब कुछ जब आप साफ देख रहे हैं तो यह कोइंसिडेंस तो लगता नहीं है, कहीं से पूरी रणनीति लगती है। 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली चीज यह हो रही है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेलिबरेटली कमजोर किया जा रहा है। भारत के 80% शहरों में वाटर सप्लाई 2 से 3 घंटे ही मिलती है, लेकिन यही शहरों में लग्जरी अपार्टमेंट में 24/7 पानी कैसे मिलता है? प्राइवेट बोरवेल प्लस प्राइवेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन का सर्वे है 2022 का। गवर्नमेंट का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि लोगों को मजबूरी में प्राइवेट सॉल्यूशन पर डिपेंड होना पड़ रहा है। दूसरा, लॉ
को सिस्टमेटिकली बदला जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता, कोई जानना ही नहीं चाह रहा है इसको। 2019 के बाद से 6 राज्यों ने अपने ग्राउंड वाटर लॉ में अमेंडमेंट किया है। सभी में एक कॉमन पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर को एक्सट्रैक्शन राइट देना। दीजिए, किसने रोका है? पहले नदी के 500 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन बैंड थी, अब यह लिमिट घटाकर 100 मीटर कर दी गई। किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। प्राइवेट प्लेयर कौन है? आधे तो नेताओं के ही लोग होते हैं। कॉर्पोरेट एक्सपेंशन का पैटर्न आप देखिए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अडानी ग्रुप ने पिछले 5 सालों में 7 शहरों में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट लगाए हैं। रिलायंस ने जामनगर में अपने लिए एक प्राइवेट एक प्लांट बनाया है, कैपेसिटी 70 मिलियन लीटर पर डे की है। पूरे शहर को इतना पानी नहीं मिलता है। टाटा ने वाटर एटीएम फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया है, 20 लीटर पानी के लिए 5 रुपए। ठीक, ये सारे कंपनियों का खेल है। अब ये सब रैंडमली नहीं हो रहा है, ये एक केयरफुली डिजाइंड मॉडल है। मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल, ये भी एक मॉडल है। पहला स्टेप क्या है कि पब्लिक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निगलेक्ट करो, लोग परेशान हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है प्राइवेट कंपनीज को एक्सट्रैक्शन राइट दे दो तो वो ग्राउंड वाटर खाली करें। तीसरा स्टेप है कि वाटर की किल्लत क्रिएट करो, डिमांड बढ़ने लगेगी। चौथा स्टेप है कि आप प्राइवेट कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट दो, मोनोपोली बन जाएगी। पांचवा स्टेप है कि प्राइस बढ़ाओ, इन्फिनाइट प्रॉफिट कमाओ। ये वही मॉडल है जो टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिसिटी में और अब पानी में। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं। लातूर महाराष्ट्र में 2016 में पानी की इतनी कमी हुई कि ट्रेन से पानी ले जाना पड़ा, लेकिन उसी लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक शुगर फैक्ट्री को अनलिमिटेड पानी मिल रहा था उसी समय। ये महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है 2016 की। बुंदेलखंड में किसान सुसाइड कर रहे हैं लेकिन खेतों में पानी नहीं है, और वहीं पर 50 किलोमीटर दूर कोको कोला की फैक्ट्री हर दिन लाखों लीटर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रही है, निकाल रही है। बीबीसी हिंदी की इन्वेस्टिगेशन है 2019 की। और ये सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये डेलिबरेटली किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। ये आपको समझना चाहिए। भारत में पानी को सिस्टमेटिकली प्राइवेटाइज किया गया, पहले लॉ बदले गए, फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया गया, और अब कॉर्पोरेट ग्रुप को इसको पानी निकालने के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया, उनको कंट्रोल दे दिया गया। आप करिए जैसा मना रहा है आपको करिए। अरावली में पहाड़ गायब हुए, अब आपके शहर का पानी गायब हो रहा है। आपको नहीं पता होगा अगले 5 सालों में, आप 10 सालों में आप क्या फील करेंगे, आपके बच्चे क्या फील करेंगे, आपको पता है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2030-2035 तक भारत के 21 शहरों का ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये 2018 की। और तब पानी के लिए आपको प्राइवेट कंपनीज पर निर्भर रहना पड़ेगा। प्राइस कितनी होगी कंपनीज तय करेंगे, आप कौन होते हैं। ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है। और आखिरी में एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। एक समय था जब लोग कहते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, अब वो कहते हैं कि पानी महंगा हो गया। पेट्रोल की तो बात भूल जाइए, यही मोदी जी ने किया है। पेट्रोल महंगा नहीं, पानी महंगा हो गया। लेकिन पेट्रोल के बिना आप जी सकते हो। आप बताइए कि पानी के बिना आप कितने दिन तक जी सकते हो। जिस दिन पानी पूरी तरह प्राइवेट हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में होगी। तो आप थोड़ा सा जागृत हुइए, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है ये बड़ा खतरनाक है। अपने शहर के वाटर डेटा चेक करिए, ग्राउंड वाटर लेवल कितना गिरा है, कौन सी कंपनीज को इस पानी को निकालने के राइट्स मिले हैं, आपके एरिया में कितने इलीगल बोरवेल। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.